नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम मुद्दे में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बड़े ही विशेष विषय के बारे में। आप सभी को पता है, भारत में लोकतांत्रिक चुनाव का माहौल चल रहा है, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में। आप सभी वाकिफ हैं कि भारत की सत्ता शुरुआत से ही दिल्ली के द्वारा ही हुकूमत करती आई है और वहीं पर इस बार चुनाव का माहौल है। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं, किस तरह से राजनीतिक पार्टियां चुनावी रेवड़ियां बांटती हैं जनता को। खास करके उनका टारगेट होता है महिलाएं, उन्हें लुभाने का तरीका और महिलाओं को किस तरह जीता जाता है, शायद ये राजनीतिक पार्टियां अब समझ गई हैं। तो इसलिए वो हर चुनाव में, चाहे वो दिल्ली चुनाव हो या मध्य प्रदेश चुनाव रहा हो या फिर राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड चुनाव, इन सभी चुनावों में चुनावी रेवड़ियां बांटी गई हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी चुनावी पार्टियां उनके द्वारा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार। तो विवेक जी, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो चुनावी रेवड़ियों का माहौल है, आखिर ये शुरू क्यों हुआ है और आखिर जनता इसे समझ क्यों नहीं पाती है? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि खास तौर पर जो राजनीतिक दलों के लिए अब एक महिलाएं जो हैं बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो गई हैं। जी। यानी महिलाओं को लेकर ही अब वो जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं और लगातार हो रहे हैं, उसमें महिलाओं को लेके लगातार फोकस किया जा रहा है ताकि महिला वोटर जो है वो उनके साथ आ जाए। इसकी शुरुआत देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के नाम से शुरू की थी और उस योजना ने बीजेपी को और खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान को जो है बड़ा बम्पर फायदा दिलाया। और इसका हालांकि जिस योजना को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को सत्ता दिलाई वो वही अब इस मध्य प्रदेश की सत्ता में नहीं है। बहरहाल इसके बाद लगातार आप देखिए कर्नाटक हो या और दूसरे राज्य हों, सब जगह जो है लगातार महिलाओं को लेकर कुछ ना कुछ फोकस किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में अभी हाल ही में महिलाओं को लेकर एक योजना बनाई गई और जिसमें महिलाओं को एक निश्चित राशि हर महीने उपलब्ध कराई जाती है। जी। तो ये इस तरह पूरी जो है सीधे सीधे महिलाओं को टारगेट कर रही हैं राजनीतिक दल, और उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी दल इससे जो है बच के बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ दिल्ली में मजबूत करके बैठी है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी हवा चल रही है दिल्ली में और कौन सी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है? क्या आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता पे लौटेगी या फिर बीजेपी या कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करके सत्ता पलट करेगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है, अब हम अभी ये कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी जीतेगी और कौन सत्ता किसकी में लहर आएगा। लग रही है आपको? नहीं, लहर जिस तरह से अभी चल रही है, आम आदमी पार्टी के जो मुख्य संयोजक हैं या जो उसके चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने फिर से एक उसी रेवड़ी कल्चर की शुरुआत की है। मतलब उसी को हथियार बना लिया है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने उन पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाया था और लेकिन केजरीवाल ने उसी को अपना हथियार बना लिया है और उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा की है कि वो महिलाएं अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं को वो ये सुविधाएं देगी। ये 2100 रुपए की बात हुई है। 2100 रुपए जो उन्होंने राशि रखी आम आदमी पार्टी महिलाओं को सम्मान के तौर पर 1000 रुपए देती है, लेकिन उन्होंने शायद ये बात कही अपनी चुनावी रैली में, ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बयान दिया है कि अगर चुनाव में सत्ता में जीतने के बाद दोबारा सत्ता में आती आम आदमी पार्टी तो वो उन्हें 2100 रुपए देगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं पर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ये भी पीछे नहीं है। बीजेपी कांग्रेस ने भी इसी चुनावी कल्चर, इसी चुनावी रेवड़ी वाले इसमें भागीदारी करते हुए उन्होंने भी अपना ऐलान कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो महिलाओं को 2500 रुपए देंगी। 2500 रुपए। जी हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो क्या महिलाओं को ये समझ चुके हैं कि महिलाएं इस मुफ्त की रेवड़ियों के द्वारा ही प्रभावित होती हैं?
निश्चित रूप से भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हालात हैं, उसमें मतदाताओं को इस कदर हमारे राजनीतिक दलों ने एक वोट बैंक का जरिया बना लिया है, और खासतौर से महिलाएं जिनको लेकर जैसे लाडली बहना योजना शुरू हुई मध्य प्रदेश में, उसके बाद दिल्ली में भी यही वाली बात हो रही है, महाराष्ट्र में भी लाभ दिया गया महिलाओं को, कर्नाटक में भी दिया गया। तो ये एक तरह से महिलाओं को ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो रेवड़ी जिसको अपन कहते हैं कि रेवड़ी अगर बांटी जा रही तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आप महिलाओं को सशक्त कैसे बना रहे हैं, इस पर आपको फोकस होना चाहिए, ना कि ये कि चुनावी इसमें एक उनको लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है। जैसा कि आप विवेक जी, सवाल ये भी देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी अपना जोर तो लगा रही है, जैसे वो पूरी कोशिश कर रही है कि दोबारा सत्ता में आ पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो जितने भी राजनीतिक चुनाव लड़े जाते हैं वो इस बात पर लड़े जाते हैं, सत्ता पक्ष होता है वो इस बात पे अपनी अपनी कहीं ना कहीं दमदारी दिखाता है कि देखिए हमारी पिछली सरकार में ये सारे काम जो थे वो हमने किए हैं, और इस पर फिर वो वोट मांगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावी वादे करते समय फ्री मुफ्त की रेवड़ियों की बात करती है। अगर ऐसा क्यों करती है, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये। दूसरा, जो डाटा वो ये बोलता है, ये कहीं ना कहीं जो दिल्ली है, दिल्ली राजधानी है, अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक घुसपैठ कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो मध्यस्थता है वो एलजी की तो होती है। पूरी स्वतंत्रता के साथ सरकार अपने फैसले नहीं ले पाती है, उसमें केंद्र सरकार की भी सहमति चाहिए होगी और एलजी की भी। तो शायद कहीं ना कहीं इस वजह से हमको लगता है कि जो और राज्यों की अपेक्षा सरकार अपनी जो काम है, अपने जो वादे हैं वो पूरे करने में असमर्थ होती है, तो इसलिए शायद आम आदमी पार्टी चुनावी रेवड़ियों पर टिकी रहती है। आपको क्या लगता है विवेक जी? नहीं, देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपनी एक लंबे समय से सत्ता में है और उसने जो काम किए हैं उसको लेके वहाँ उन्होंने कुछ काम अच्छे जैसे स्कूली शिक्षा को लेकर है, महिलाओं को बस का पर सफर घोटाले भी किए उन्होंने, बिल्कुल, शराब घोटाला बिल्कुल, का जो उजागर हुआ है। वो शराब घोटाले में भी उनका नाम आ रहा है, और तमाम सारी जो बीजेपी बुरी तरह हमलावर है। लेकिन खास बात इस बार ये भी है कि इस बार मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का सहयोग मिलेगा। और जैसा कि पिछले हरियाणा के चुनाव को अगर अपन देखें तो वहां दोनों दलों के बीच में इस बार तनातनी बड़ी समीकरण बदले हैं। अब महाराष्ट्र दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग है, बीजेपी अलग है और कांग्रेस अलग है, ये तीनों ही मुख्य दल हैं। और अभी उन्होंने बहुत कई ऐसे चुनावी दांव खेले हैं, जैसे उन्होंने ग्रंथियों को एक मानदेय देने की घोषणा की है, पुजारियों को घोषणा की है, मौलवियों को तो वो पहले से दे ही रहे हैं वेतन या मानदेय, अपन जिसे कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बार उन्होंने ये 2-3 कुछ ऐसे काम किए जिससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने को बेहद आतुर है। पिछले कुछ समय से अगर हम चुनाव देखें तो चुनाव में एक जो पक्ष है, एक जो कहीं ना कहीं संख्या है, वो हमेशा कहीं ना कहीं फैसले में साबित होती है कि किसकी जीत होगी किसकी हार। वो है महिला वोट बैंक पिछले कुछ चुनावों में बड़ा ही योगदान साबित रहा है। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उसने साबित किया कि किसी सरकार बनेगी, किसी सरकार गिरेगी, और इस बार भी ये देखने को मिला है। पिछले चुनावों के बाद इस बार जब वोटर लिस्ट निकाली गई तो महिलाओं की संख्या बढ़ गई है, महिलाएं अब वोट देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इसलिए महिलाओं को लुभा रही हैं, अपनी अपनी योजनाएं, अपनी अपनी बातें कह करके, जिससे उन्हें अगर महिलाओं का सपोर्ट मिल गया तो निश्चित ही सब मान रहे हैं कि जीत फिर उसी पार्टी की होगी। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है कि महिलाएं अब एक बड़ा वोट बैंक बन चुकी हैं। ये पिछले कुछ चुनावों के दरमियान ये देखने में आया है, और महिलाओं को ही अब ये जो राजनीतिक दल है वो इस नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया है कि चुनाव जीतने के लिए हमें कौन से हथकंडे अपनाने चाहिए। हालांकि चुनाव में हर मतदाता का अधिकार होता है, लेकिन महिलाएं कुछ ज्यादा शायद भावुक होती हैं या भावनाओं में बह जाती हैं, और उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने परिवार की रहती है और अपने रसोई की रहती है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उससे महिलाओं के सबसे बड़ी जो इसका वो असर पड़ता है वो महिलाओं को ही पड़ता है, उनकी रसोई को पड़ता है। विवेक जी, और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि इस बार के जो मुद्दे हैं दिल्ली चुनाव के, वो क्या होंगे? आपको क्या लग रहा है, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं?
मुझे लगता है जो पहला मुद्दा एक जो है वो यमुना को लेकर है कि यमुना की स्वच्छता अभी तक नहीं हो पाई, चाहे वो केंद्र के वादे हो, ये दिल्ली सरकार ने भी अपने कई बार कई प्रयास किए, कई वादे किए, कई हस्तक्षेप हुए, लेकिन अभी तक यमुना एक बहुत बड़ी वजह बना है जो कहीं ना कहीं इसमें सब नाकाम रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो हो सकता है वो है पॉल्यूशन का। जी। ये पॉल्यूशन का मुद्दा भी बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस दिल्ली चुनाव में। और आपको क्या मुद्दे लग रहे हैं जो शायद दिल्ली चुनाव पर प्रभाव डालेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि चुनाव में अगर हम देखें तो असली जो मुद्दे होते हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन इस तरह की रेवड़ियां और या जो दूसरे तरह की जो वादे किए जाते हैं उनके, उसमें वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। और इसी का ही वो होता है कि फिर जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो उन मुद्दों पर ध्यान ही नहीं देती है। उसे मालूम है कि हमें चुनाव जीतना है तो हमें इस चीज पर फोकस करना है। बीजेपी ने भी इस बार आम आदमी पार्टी की तरह समझ के शायद दांव खेला है। उन्होंने भी ये जो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं थी, जो मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में शिक्षा दे रही है, बीजेपी ने भी इसी बात का ऐलान अपने मैनिफेस्टो में कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो भी मुफ्त में पानी, इन सभी योजनाओं को चलाती रहेगी, इन्हें बंद नहीं करेगी। आप क्या समझते हैं इस बात से? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल बीजेपी ने साफ ऐलान कर दिया कि हम इन, क्योंकि उसे भी खतरा लग रहा है कि अगर ये केजरीवाल की सरकार फिर से आ गई तो वो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का जो जिस तरह से उसका बढ़ा है वो, उसको लेकर उसको कहीं ना कहीं ये तो डर है कि महिलाओं को अगर हम दरकिनार कर देंगे या उनको इस सारे चीजों से अलग रखेंगे तो उसके लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें होंगी। जी। तो मेरा कहने की अब इसमें अगला पहलू ये है कि जैसे कि सरकार जो है वो तो अपनी रणनीति चला रही है, विपक्ष भी अपनी रणनीति चला रहा है, लेकिन आप समझिए कि बीजेपी ये ऐसी संगठन है, ऐसी पार्टी है, एक तो सबसे पहली बात केंद्र में है, तो केंद्र में होते हुए सरकार और राजधानी दिल्ली में चुनाव हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा चुनाव में इसमें केंद्र में होने के नाते? बताइए क्या लग रहा है आपको? नहीं, नहीं भाई, बीजेपी नहीं चाहती कि उसके नीचे कोई विपक्षी दल की सत्ता बनी रहे। ये उसका शुरू से ही वो रहा है। हालांकि केजरीवाल के बनने के बाद बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, तमाम सारी पर जैसा कि आप देख रहे अ, हैं कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ वरिष्ठ नेता सब जेल में भरे हुए हैं और बेलों पर निकल के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस हालत अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी टूट चुकी है। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल जो उसके सुप्रीमो हैं, या मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, ये सब लोग जेल में गए, जेल में इनको बेलों पर अभी इनको रियायत दी गई है, इनके केसेस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, ईडी पीछे पड़ी, सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, अलग अलग घोटालों में सबके नाम दर्ज हुए हैं। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी की जो छवि है, क्या वो वाकई अभी भी भरोसे के लायक रह गई जनता के मन में दिल्ली के नहीं, नहीं, लिए? ये जो ईडी की कार्रवाई है या शराब स्कैम है या और दूसरे तमाम सारे नेताओं को जिस उसमें जेल में भेजा गया है और अदालतों में जिस तरह देरी हो रही है, वो उससे साफ जाहिर होता है कि ये एक राजनीतिक द्वेष की चलते ये सब किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा गया, उन पर तमाम चल रहे हैं, तो अभी अपन इनको दोषी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन जिस तरह से टारगेट किया गया है, चाहे विपक्ष के आम आदमी पार्टी के नेता हों या विपक्षी दलों के और नेता हों, उन सभी को जो है एक टारगेट किया जा रहा है ताकि बीजेपी अपनी मजबूती बना सके और दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कर सके। अब दिल्ली चुनाव कहीं ना कहीं बेबेगी चल रहा है, तो एक अगर हम उसका एक बात करें, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने दाव खेलती है, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्र कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल इलाके का तो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ है और दिल्ली में भी जो आबादी जनसंख्या है वो मुस्लिम बहुल इलाके में ज्यादा है, वहीं वहां के इलाकों में। तो मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने अपना जोर देती हैं, अपना अपना असर देती हैं। जैसे कि पिछले अगर बात करें पुराने सालों की, तो कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ मुस्लिम वोट बैंक अपने पास रखा था, मुसलमानों की बहुल संख्या ने उन्हें चुनाव में वोट दिया। फिर कुछ चीजों की अपेक्षा वो कांग्रेस से छूट करके बीजेपी के साथ गई, बीजेपी के बाद अब वो आम आदमी पार्टी के साथ गई। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि अब ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये क्या चाहता है, किस पार्टी के पक्ष में ये वोट डाल सकता है, या किस पार्टी, क्योंकि सब पार्टी का यही कहना है कि जिसके पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक होगा उनको निश्चित फायदा ही फायदा होगा। नहीं, लेकिन दिल्ली में इतना बड़ा भारी मुस्लिम वोट नहीं है। क्योंकि दिल्ली में
कुछ एक उत्तर प्रदेश वाले जो कुछ इलाके हैं वहाँ थोड़ा मुस्लिमों का बहुतायत हो सकती है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक यहाँ इतना कारगर नहीं है। अगर जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव को अपन देखें तो दिल्ली में मुस्लिम वोट का कोई बहुत ज़्यादा असर डालेंगे ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन मुस्लिम वोट किधर जाएगा ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब मुस्लिम वोटर भी काफ़ी समझदार हो गया है और वो अब एक उसमें नहीं बहता है। पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो वो मुस्लिम वोटर ने जो कभी कांग्रेस का साथ देता था, आज वो कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है। अब जैसे और कि बीजेपी का जहाँ तक सवाल है तो बीजेपी का वो कभी वोट बैंक रहा भी नहीं है अल्पसंख्यक, जैसे खासतौर पर मुसलमान। जैसे कि जो अब ये राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार जो दिल्ली के, तो इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। जैसे कि अगर बात करें आम आदमी पार्टी, तो बिल्कुल निश्चित बात है, भले ही अगर अभी बतौर वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी हो, लेकिन चुनाव में हर तरफ से, हर जगह से अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी की सुप्रीमो है, उनके भरोसे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरह से जिस तरह बीजेपी चुनाव लड़ती है नरेंद्र मोदी के भरोसे पे, तो अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को इस तरह दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, अब हम राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहे हैं, और एक भरोसा जता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है देश भर में। तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे, लेकिन बीजेपी ने अपना कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नहीं दिखाया है, ना ही कांग्रेस ने इस पर कोई बात करी। आपको क्या लगता है कि क्या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ना कितना कारगर साबित होता है? देखिए, जहां तक आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही चेहरा है, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी और उनका चेहरा है, और उन्हीं के दम पर पार्टी चुनाव लड़ती आई है। और आतिशी तो एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री अपन कह सकते हैं उनको, लेकिन बीजेपी का ने चेहरा घोषित नहीं किया। कांग्रेस कभी चेहरा पहले से घोषित नहीं करती है। ये हर चुनाव में आप देखिए वहाँ चेहरा पहले से घोषित तय नहीं किया जाता कि वहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक बीजेपी ने चुनाव में कोई अपना चेहरा घोषित नहीं किया, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उनके पास एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी, और वही नरेंद्र मोदी के भरोसे ही वो अपने चुनाव मैदान में उतरेगी। जी विवेक जी, चलिए दर्शकों, समय की पाबंदी है और हम इस चर्चा को अब यहीं पर विराम करते हैं। तो आज की इस चर्चा में मैंने आप सभी को, हमने इस मुद्दे में चर्चा करी किस तरह जो चुनाव में रेवड़ियों का बांटने का चलन है जो चल रहा है पिछले कई चुनावों से, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं के ऊपर ही आखिर ये क्यों फैक्टर रखा जाता, हमने इस पर भी बात करी कि महिलाएं एक ऐसा बड़ा वोट बैंक है जिससे चुनाव के नतीजे अब तय किए जाते हैं। सरकार या राजनीतिक पार्टियां हैं वो समझ चुकी हैं कि जिस तरफ महिलाएं होंगी उस तरफ चुनावी जीत भी होगी। तो कहीं ना कहीं हमने इन सभी बातों पर चर्चा करी, और अब दिल्ली के चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में जीतेगी ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय सभी की नजर दिल्ली पर है, देश की राजनीति पर है, क्योंकि ये बहुत अहम चुनाव है। क्या वाकई आम आदमी पार्टी अपने टर्म को तीसरी बार वापस रिपीट करेगी, या फिर बीजेपी जो इतने हताहत तरीके से प्रयास कर रही लगातार वापस दिल्ली में आने का, जो पिछले कई सालों से दिल्ली से बाहर है, पर केंद्र में होने के बावजूद अगर वो दिल्ली में नहीं आती तो एक बार फिर से उसके चरित्र पर कहीं ना कहीं, उस पार्टी के वर्चस्व पर एक बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लगेगा। और वही कांग्रेस जो अपने आप में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्या वो इस चुनाव को जीत पाएगी या नहीं, ये भी वक्त ही बताएगा। तो चलिए, आज का मुद्दा आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस विषय पर हमने बड़ी गंभीर तरह से चर्चा करी, और इस तरह की चर्चाओं को देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद।